नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और इस कोरोना काल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं खास डिस्कस करने वाला हूं अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम फिक्स हुआ है दिसंबर में, उसके बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस तरह एक वीडियो बनाओ और उसमें किस प्रकार से हम इसको कवर कर पाएँ, तो उस संदर्भ में इस वीडियो को डिज़ाइन किया गया है। देखिए, एनटीपीसी का जो सबसे पहला मसला तो यही उठता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। एनटीपीसी में 2 स्टेप की एग्ज़ाम होगी। जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी दिसंबर में पॉसिबिलिटी से, वो पहला स्टेज है। और जैसा कि अभी सभी एग्ज़ाम मोस्टली ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, और टोटल 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मिनट 90 मतलब 1.5 घंटा और 100 क्वेश्चन, यानी दोस्तों अच्छे से अगर आप देखें तो 1 मिनट के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड स्ट्रेटजी अपनानी होगी ताकि आपको टाइमिंग कम ना लगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब देते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है। तो इसकी वजह यही होती है कि वो परीक्षा के पैटर्न को समझ नहीं पाते। आज इसी के संदर्भ में मैं बात भी करूंगा कुछ, और रेलवे के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इसके लिए भी काफ़ी बातें करेंगे इस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि 100 तो क्वेश्चन है और 1.5 घंटा है आपके पास। और 100 क्वेश्चन का डिवाइडेशन जो रेलवे ने सिलेबस के अकॉर्डिंग बांट रखा है, वो मैथ के 30 सवाल होंगे, रीजनिंग के 30 सवाल, यानी मैथ और रीजनिंग बराबर नंबर की है, और 40 नंबर की आपकी जीके होगी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि मोस्ट ऑफ विद्यार्थी मैथमेटिक्स को ही पढ़ते हैं खूब लगातार, और कम से कम वो 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स में लगाते हैं। रीजनिंग को बहुत कम पढ़ते हैं और जीके को तो कभी कभार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। क्योंकि आप ये समझिए कि मैथ में 30 के 30 अगर आप ले भी आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ कभी भी 30 नहीं गई। हमेशा कट ऑफ पेपर के ऊपर डिपेंड रहती है कि कैसा पेपर आता है। अगर पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ 70 से ऊपर भी जाती है, और पेपर यदि मीडियम लेवल का आता है तो आपकी कट ऑफ 55 और 60 के बीच रहती है। एक टाइम था जब कट ऑफ बहुत कम हुआ करती थी, 35-40 पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आज वो वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और एग्ज़ाम्स दिनों दिन टफ होता जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप जितना मैथमेटिक्स में टाइम दें उतना ही आप रीजनिंग में टाइम लगाएं, क्योंकि दोनों का रेशो बराबर का है। 30 नंबर के या 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं तो 30 ही रीजनिंग के आने वाले हैं। आप ये कभी नहीं सोचें कि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं रीजनिंग पढ़ लूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आपका माइंड में स्ट्रेस पहले से हो जाता है, क्योंकि उस एग्ज़ाम के दौर में क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उससे बढ़िया ये होगा कि आप अभी से उसको तैयार कर लेके चलें। और जीके की तो एक वेल सेटल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आप इसके सिलेबस को कवर कर पाएंगे। क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जीके को स्टूडेंट परीक्षा से ठीक 15-20 दिन पहले पढ़ते हैं, और फिर सवाल उठता है कि जीके पता नहीं कहाँ से आ गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जीके आता सिलेबस से ही है, बाहर से कुछ नहीं आता। बस फ़र्क इतना होता है कि हमने उसको हल्के में लिया है, उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग यदि आप अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप डेली से एक नियम बना लीजिए कि यदि मैं 10 सवाल मैथ के सॉल्व करूंगा तो 10 ही रीजनिंग के सॉल्व करूंगा, बराबर लेके चलना है। और रही बात जीके की, तो जीके में सबसे पहले आप पढ़िए जो शॉर्ट्स मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। पहले तो आप उस सिलेबस को पूरा करिए, जीके को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो जनरली कोई भी सवाल कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का एक बार अगर जनरली आपने कोई कोचिंग लिया है या आपका थोड़ा सा मैथ में कैलकुलेशन ठीक है तो आप सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग की तो प्रैक्टिस करिए आप अभी से, और जीके को पढ़िए। जीके को मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके को आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। आप अगर तुक्का भी लगाएंगे तो वो गलत ही होगा, क्योंकि जैसे रेशो 40 नंबर का है
तो आप समझ लीजिए कि जीके भी इम्पॉर्टेंट ही है, वरना मैथ से भी ज़्यादा जीके का स्कोर हो रहा है। तो ये तो बेसिक सी बात थी कि 100 क्वेश्चन का डिवाइडेशन मैथ, रीजनिंग और जीके में हुआ है। अब देखिए मैथमेटिक्स में जो आपके प्रश्नावलियाँ दे रखी हैं, उन प्रश्नावलियों को आप एक कागज़ पे लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, एलसीएफ और एचसीएफ हो गया, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ये आपके रेलवे के जो रिक्रूटमेंट साइट है वहाँ इसमें सिलेबस में केवल मैथमेटिक्स की इतनी प्रश्नावली दे रखी है। तो जो आपको ये दे रखी है केवल आप उतना ही पढ़ें, बाकी प्रश्नावली पढ़ने की बिल्कुल भी कोई प्रयास न करें। जो सिलेबस में दे रखी है आप उसी को पढ़िए बस। तो ये तो हुआ मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसके बाद मैं रीजनिंग की कुछ प्रश्नावलियों के बारे में आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या दे रखा है। तो एक तो एनालॉजीज दे रखा है, कंपाइलेशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिम है, जबलिंग है, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी ग्राफ का इंटरप्रिटेशन आपको देखना है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप रीजनिंग के लिए कौन सी किताब पढ़ें, जो आपको अच्छी लगे, बस उसमें सवाल के थोड़े से अलग अलग टाइप्स हों, क्योंकि अगर मिक्सर सवाल होंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर कोई ऐसी किताब है उसमें रीजनिंग के टाइप बना रखे हैं, जैसे एक प्रश्नावली में एक चैप्टर में उसने डिवाइड कर रखा है कि टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा ईजी रहता है। इसकी वजह यह है कि टाइप 1 में आपको एक सवाल आप खुद सीख लोगे उसको, तो दूसरा सवाल आप खुद करके प्रैक्टिस कीजिए तो वो टाइप आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरे टाइप का एक सवाल सॉल्व कर लीजिए, उसी प्रकार से तीसरा टाइप का, इस प्रकार से टाइप टू टाइप चलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई ऐसी बुक है उसमें सारा क्वेश्चन कंबाइंड दे रखा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पहला सवाल जिस ट्रिक से हुआ है दूसरा सवाल उससे नहीं होने वाला है। तो बेटर होगा कि आप टाइप वाले कोई क्वेश्चंस की बुक परचेज़ करें बजाय मिक्सर वाली। हाँ, अगर एक बार आपने रीजनिंग पूरा पढ़ा हुआ है पहले से तो आप मिक्सर वाली खरीदिए और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको यही करना है कि बुक परचेज़ करके पहले बुक को आप देखिए रीजनिंग में टाइप के हिसाब से क्वेश्चन है या नहीं है, बस उनकी प्रैक्टिस करिए। आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल से बेसिक से जिस प्रश्नावली में आपको प्रॉब्लम है आप उसको डालिए यूट्यूब पे, आपको वो बेसिक से काफ़ी सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, केवल एक टीचर को आप फॉलो कीजिए और बेसिक से टर्म समझ लीजिए। तो वहाँ से आपका रीजनिंग, और जैसे आप रीजनिंग कवर कर रहे हैं वैसे आप मैथमेटिक्स को भी कवर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी बुक से डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं, ये भ्रांति अगर आपके अंदर है तो आप इसको भूल जाइए। एक टाइम था जब आते थे, आजकल नहीं आते हैं। आजकल क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड हो गए। तो सबसे पहली बात कि अगर कोई कहता है कि इस नोट्स को पढ़ लो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस किताब को पढ़ लो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा कहता है उसको मतलब उतना ही पता है। फाइनली आपको करना क्या है कि सवाल सॉल्व करना आ जाना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो फिर वो क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा के दे उसमें आपका आंसर ले आएंगे आप। हूबहू सवाल नहीं मिलते हैं, ना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट बुकलेट से मिलते हैं, ना किसी बुक से मिलते हैं डायरेक्टली, बस उसी वे में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एक टाइम था कि RS अग्रवाल से सीधे सवाल रेलवे में आ जाते थे डायरेक्टली, यूँ कहीं उठा के पूछ लेते थे। आजकल नहीं आते हो, आजकल थोड़े क्वेश्चनों को चेंज कर दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद मैं जीके की बात करूं तो देखो, जीके में रेलवे बोर्ड ने बहुत सारा मैटर भर के रखा है, क्योंकि 40 नंबर का मैटर है। और दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर जीके में आप 40 में से 30 नंबर भी ले आए, 30-35 नंबर भी ले आए, तो यू आर टॉपर।
मोस्टली स्टूडेंट्स के नंबर 40 में से ज़्यादा 15 या 20 ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनका फोकस मैथ रीजनिंग में होता है, तो वो मैथ रीजनिंग को कवर करके और फिर जीके में 10-15 नंबर ला के भी पास हो जाते हैं। लेकिन अभी जैसे रेलवे एग्ज़ाम में कितने सारे फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपको पता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम्स की डेट पोस्टपोन थी, अब अचानक से डेट आई है, तो बहुत सारे विद्यार्थी पिछले टाइम से भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में काफ़ी अंतर होगा। तो आप बेटर यही होगा कि आप सबको पढ़िए, मैथ को भी इतना ही टाइम दीजिए, रीजनिंग को भी इतना ही टाइम दीजिए, और मैं तो ये कहूँगा जीके को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जीके 40 नंबर का आया और जीके में सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अब देखिए जीके में क्या क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं बात कर रहा हूँ, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हुई हैं अभी हाल ही के दिनों में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल से जुड़े सारे सवाल, जैसे कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, किस खेल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, किस प्लेयर का संबंध किस खेल से है, हाल ही में किस खिलाड़ी को कौन सा वो अवार्ड मिला है, इस टाइप के सवाल आप या तो गूगल से देखिए या फिर आप कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे अभी कुछ दिनों में इस सारा मैटर आपको अपडेट करके डाल दिया जाएगा, तो आप इसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर नाम का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, ये दरअसल हिस्ट्री का एक भाग है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में, जो आर्ट एंड कला में जो डेवलपमेंट हुआ है प्राचीन काल में, बस केवल उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो आर्ट का मतलब कला, कला में आपकी ये चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला, सारी ये कला आ जाएंगे, तो आप इनको पढ़िए। और कल्चर में जैसे रिलीजन की मैं बात कर लूँ, मेले, त्यौहार, फेस्टिवल वगैरह, वो सारे के सारे कल्चर में आ जाएंगे। तो ये इंडिया मतलब इंडिया के लेवल पे देखना है आपको। इंडियन लिटरेचर यानी भारतीय साहित्य, इसमें आपको वेद ग्रंथ यानी बुकों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि प्राचीन काल में कौन कौन सी किताबें फेमस थी, मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी किताबें आई, और आधुनिक काल में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और हाल ही में कुछ किताबें जो हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स या फिर कुछ मिनिस्टर्स ने लिखी हैं, वो भी किताबों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया की जो इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्मारक हैं उनके बारे में आपको पता हो, यानी पर्यटन को मान लीजिए। टूरिज्म साइट, पिलग्रिमेज, कि भारत में जो भी पर्यटन स्थान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ है, किस पहाड़ी पर है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, या फिर किन दो राज्यों की बाउंड्री पे है, या फिर समुद्र के किनारे है, बस केवल इतना सा जनरली पता होना चाहिए। इसके बाद जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, कि डेली रूटीन में जो जनरल साइंस के यूजेज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और सिलेबस में दे रखा है अप टू 10th CBSE, कि 10वीं तक ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा PhD करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जनरल साइंस पढ़िए आप, इसको आप ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, और चाहें तो आप 10वीं की जो विज्ञान की किताब आती है, साइंस की किताब आती है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंसली मिल जाएंगी आपको जनरल बेस बनाने के लिए, तो आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब भारत का इतिहास है, और इसमें पूरा शब्द आ गया, प्राचीन काल आ गया, मध्यकाल आ गया, आधुनिक काल आ गया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर साइंस निकालें तो प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद एंड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को इन्होंने बाद में लिखा है, और प्राचीन काल और मध्यकाल। तो दोस्तों सबसे बड़ा ये पार्ट है प्राचीन काल का, मध्यकाल का और आधुनिक काल का, इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, और फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में एक टॉपिक निपटाना है, 1 या 2 टॉपिक जितने हो जाएं आप, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। और हिस्ट्री को आप बीच में से ना पढ़ के शुरू से पढ़िए, ताकि आपको एक लेवल का पता भी रहे, उसमें लिंक भी कर पाएँ आप कि किस प्रकार से लिंकिंग हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स का। तो ये हिस्ट्री की बात हो गई। हिस्ट्री के लिए आप NCERT को पढ़ सकते हैं, और ल्यूसेंट की जो किताब है वो भी सफिशिएंट है, प्राचीन काल और मध्यकाल के लिए सफिशिएंट है। आधुनिक काल के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप NCERT की 12वीं की किताब को पढ़िए, क्योंकि उसमें जनरल से चीज़ें हैं, और वो स्टोरी टाइप में आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ें एक से दूसरे से लिंक्ड हैं, तो वो आप पढ़िए, स्टोरी टाइप में समझ में आ जाएगी। यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब NCERT को नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो एक किताब आती है स्पेक्ट्रम वाली, राजीव अहीर लेखक की। तो स्पेक्ट्रम के लास्ट के पेज हैं कुछ 15 से 20 पेज, आप उन्हीं को पढ़ लीजिए। शॉर्टकट में मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कहानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज हैं वो। तो या तो किसी दोस्त ने परचेज़ किया हो या फिर आप बुक को लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी या कैसे भी करके मैनेज करके वो पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। इसके बाद ज्योग्राफी है, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के पार्ट दे रखे हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, और ये किस किस लेवल के पढ़ने हैं आपको, इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल के। तो दोस्तों मैं इतना कहूँगा आपको ज्योग्राफी के लिए कि आप ज्योग्राफी में एक तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब में 2 पार्ट आते हैं ज्योग्राफी के, एक तो इंडिया के लेवल पे आता है, एक वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी आता है, आप उसको पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि करंट में जो फेमस है, कुछ भी ज्योग्राफिकल इवेंट्स फेमस हो रहा है, ज्वालामुखी कहीं हो रहा है या चक्रवात तूफान कहीं आ रहे हैं, तो आप उसका लोकेशन के हिसाब से मैप पे प्रैक्टिस कीजिए उसकी, बस। रिवर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप से पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ज्योग्राफी को केवल आप एनसीईआरटी 11वीं किताब को पढ़ लीजिए और इसके अलावा एटलस लाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बस आपका ज्योग्राफी वहाँ से हो जाएगा, जिसमें आपके पूरे जो वर्ल्ड लेवल के जितने भी लोकेशंस हैं, जैसे कोई भी माउंटेन है या फिर कोई ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, ज़्यादा डीप सवाल नहीं आते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद संविधान है, भारत की राजनीति और संविधान के बारे में। तो संविधान के लिए जनरली आपको मोटा मोटा सब पता होना चाहिए, जैसे संविधान का इतिहास से लेकर संविधान का निर्माण, इसके अलावा संविधान की विशेषताओं में मूल अधिकार, निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, सरकार के बारे में पता होना चाहिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसके अलावा जो संवैधानिक निकाय हैं हमारे, गैर संवैधानिक निकाय हैं, नीति आयोग जैसे, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए जनरली। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, आप आर्टिकल्स पे ध्यान रखिए। पूरे आर्टिकल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस मोटे मोटे आर्टिकल पढ़ने हैं, जो आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आप अगर बुक पढ़ना चाहें तो सुभाष कश्यप की किताब आती है हमारा संविधान, या फिर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे थोड़ी मोटी किताब है वो, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा पढ़ना चाहें तो उसी को पढ़िए, मैं तो उसी की कहना चाहूँगा। उसमें आप सबको ना पढ़ के केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, बस सफिशिएंट है। तो ये बात हो गई आपके संविधान की। इसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, उसके बारे में भी आपके सिलेबस में दे रहा हुआ है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जैसे कि अभी आपको पता है कि भारत और चीन का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसमें जो डिफेंस सेक्टर के जो विमान हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए, राफेल के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो डिफेंस के रिलेटेड जो चीज़ें चर्चा में रही हैं, हमने किन किन देशों के साथ जो मिलकर प्रैक्टिस की हैं, प्रैक्टिस वॉर किए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये केवल आप करंट अफेयर को पढ़िए बस जनरली, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें आपको स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे हाल ही में कौन सा प्रक्षेपण यान छोड़ा है हमने, किस ग्रह के लिए छोड़ा है, उसके बारे में जनरल पता होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें दे रखा है यूएन, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनके बारे में आपको जनरल से जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू कि हमारा भारत देश किन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, बस इतना पता होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जैसे सार्क हो गया, ब्रिक हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, इस प्रकार के कुछ ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लेना। इसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज़। दोस्तों एनवायरमेंटल इश्यूज़ को वैसे तो ज्योग्राफी में भी आप कवर कर लेंगे और साइंस में भी इसका पार्ट कवर हो जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको केवल करंट अफेयर की ज़्यादा चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर अभी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हैं पर्यावरण को लेकर, और कोरोना काल में देखा गया कि पर्यावरण स्वच्छ ही रहा है, तो इसमें काफ़ी सारे न्यूज़ पे आई थी, तो आप केवल उन्हीं को पढ़िए बजाय थ्योरेटिकल के, क्योंकि न्यूज़ में जनरली एनवायरनमेंट के कुछ सवाल आते हैं, वो करंट इवेंट से जुड़े हुए आते हैं। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया कि आप किसी भी किताब को उठा के पढ़ लीजिए, छोटी सी किताब लेना, बड़े PhD करने की ज़रूरत नहीं है, बस जनरली आपको कंप्यूटर के बारे में पता हो जाना चाहिए।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ फाइल वगैरह के बारे में। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में आपको कोई भी सोर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमी को केवल आप करंट रेफरेंस से पढ़िए, क्योंकि अभी इन दिनों में चल रहा था जीडीपी का पता होना चाहिए आपको, जीडीपी क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक की जो आरबीआई की जो रेट है उनके बारे में पता होना चाहिए। जनरली इंडियन इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट दिख रहा है कोरोना काल में, बस उसका बारे में बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हैं उसको लेकर, बस वो पता होना चाहिए इकोनॉमी में। इसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में फेमस पर्सनैलिटीज़ का मतलब यहाँ से ये पूछा गया है कि जो दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस प्रकार की कंट्री हैं, तो उनके हेड का आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिकल हेड। और हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में भी जो पॉलिटिकल हेड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के स्टेट्स हैं मोस्टली जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं हमारे, 7 सिस्टर्स जो उनको बोलते हैं, उनको 7 सिस्टर और एक उनका भाई सिक्किम, मतलब वो राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। केंद्र सरकार के कैबिनेट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये काम आप परीक्षा से 10-15 दिन पहले कीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स तक हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं, तो आप अभी ना पढ़िए इसको, करंट एग्ज़ाम से ठीक 15-20 दिन पहले पढ़िए बस। इसके बाद फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी केंद्र सरकार की योजना। देखो केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजना निकाल रखी है, लेकिन आपको पूरी योजना ना पढ़ के जो चर्चा में ज़्यादा योजना रहती है कि आप केवल आप उनके बारे में पढ़िए। इसके बाद फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया की प्राणी और वनस्पति विज्ञान का इफेक्ट इंडिया लेवल पे, इसमें जैसे मोस्टली आप नेशनल पार्क वगैरह को पढ़िए, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का सेक्शन होता है वो, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उद्यान, रामसर साइट्स, उनके बारे में आप पढ़िए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो इसमें मोस्टली आपको क्या पढ़ना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे स्वदेश दर्शन हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इस प्रकार के ग्रुप के बारे में। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के ग्रुप हैं उनके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी रखिए। तो इतना बड़ा सिलेबस आपका जीके का है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जीके पढ़ना होगा। एक एक सेक्शंस को आप डिवाइड करके और उसके बाद आप पढ़ोगे, तब जाके आपका जीके कवर होगा। वरना 10-15 दिन या 1 महीने में जीके कभी भी कवर नहीं होने वाला, किसी भी हालत में कवर नहीं होने वाला, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हों। तो फाइनली आपको ये पढ़ना है जीके को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको केवल इतना ही बताया कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है। तो आप इसी ट्रेंड को फॉलो कीजिए, और जो इस बार सीरियसली हैं, रेलवे एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, वो डेली इन 3 सब्जेक्ट को पढ़िए। मैं ये कहूँगा कि 4 को पढ़िए, जिसमें आप रीजनिंग की रोज़ प्रैक्टिस करिए, 5-7 सवालों की, 10 सवालों की, 10 सवालों की आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। और जीके में कोई एक टॉपिक को पढ़िए। पुराने जीके में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का 1 या 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, और उसके साथ ही करंट का पढ़ लीजिए साथ में कुछ। यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम आपको पिछले 1 से 1.5 साल पुरानी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी आप साइट पे जाकर जो 1 साल का करंट अफेयर कहीं आपको मटेरियल मिल जाए, बस आप केवल एक सोर्स को यूज़ करिए बस, तो आपका जीके उससे कवर हो जाएगा। और हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं अभी शीघ्र ही, अक्टूबर के महीने में। तो उसमें आपको डेली के डेली स्टैटिक पोर्शन के जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको डेली के डेली। तो वहाँ से आपका जीके काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ नॉर्मली चीज़ों को पढ़ लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी शुरू करेंगे तो आप वो तभी कर पाएंगे आप जब थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।